यूट्यूब पे आज की डेट पे या सोशल मीडिया पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट उनको होस्ट कर रहे हैं। विडम्बना ये है, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट इवन नो द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट। राम जी को उनके गुरु ने उनके महाराज दशरथ से मांगा था। रावण हमेशा ये कहता था मैं शिव का भक्त हूँ, लेकिन शिव ने कभी किसी शास्त्र में ये नहीं माना कि रावण मेरा शिष्य है। कर्मों का एक बहुत महत्व बताया जाता है। तो मैं कहूँगा ज्योतिष में सिर्फ कर्म ही आते हैं, रेमेडी आजकल एक बिजनेस है। एग्जैक्ट वे क्या है कुंडली पढ़ने का या उसका तरीका क्या है? तो इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज, आज की डेट में नेम न्यूमरोलॉजी भी काफी चल रही है, फ्रॉड है। या तो आप ज्योतिष को चुन लो, यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। यदि ज्योतिष आपको चुनेगा, आपके लाइफ में बे इंतहा पेन देगा। अगर मैं राजयोग लिखवा के आया हूँ तो राजयोग हमेशा रहेगा। अच्छा, ये भी है। सबसे प्रबल दोष कुंडली में यदि कोई है तो मुकेश जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। स्पॉटलाइट। नमस्कार आपको, आपके व्यूअर्स को। आपकी तबीयत अब ठीक? बहुत बेटर। आप तक आने के लिए ठीक करना पड़ा। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मुकेश जी के साथ काफ़ी दिन से बात चल रही थी, पर ड्यू टू सम रीज़न जब भी आप लोग ये एपिसोड देखेंगे, ये एपिसोड एक्चुअली में आज से ऑलमोस्ट 15 दिन पहले आ सकता था, पर ड्यू टू इनकी तबीयत की वजह से। बिल्कुल। मुकेश जी के साथ हम आज ज्योतिष के ऊपर ना बहुत गहन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मुकेश जी ज्योतिष को, जैसे अगर मैं बहुत रूड शब्द में बोलूं, ज्योतिष को बेचने का काम नहीं करते। मुकेश जी ज्योतिष को समझने का और समझाने का काम करते हैं। वही आज हम उनके साथ करने वाले हैं। तो सर, ज्योतिष से आपका जो भी जुड़ाव है जी, ऑब्वियस सी बात है, वो बचपन से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ, ये तो कहानी आप ही बताएंगे। पर बिफोर दिस, मतलब आप इस विद्या से जुड़े कैसे? ना देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब आपने स्टार्ट किया कि जर्नी, किसी भी बंदे की 90% ऑफ टाइम मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजन होती है। हाँ जी। शायद कोई इंसान बहुत अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके घूम रहा होता है, सॉल्यूशंस उसको नहीं मिल पाते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिष के पास जाता है तो बोलते हैं कई बार जब आप सब हार जाते हो तो सारा कमान आप अपने हाथ में ले लेते हो, तो वो इंसान खुद पढ़ना चला जाता है कि अब मैं अपने हिसाब से ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजता हूँ। करेक्ट। तो वो उन डेप्थ में चला जाता है, गहराइयों में चला जाता है, और धीरे धीरे उसे इस एस्ट्रोलॉजी जिसको हम ज्योतिष कहते हैं उसका ज्ञान आने लगता है, और वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद खोज पाता है, दूसरों की मदद के लिए रेडी हो पाता है। एक तो ये जर्नी का तरीका होता है। दूसरा होता है कि आपको ज्योतिष ने चुन लिया हो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिटी दूंगा। यूट्यूब पे आज की डेट पे या सोशल मीडिया पे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट उनको होस्ट कर रहे हैं। विडम्बना ये है कि मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट इवन नो द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट। रीजंस आर मेनी, हम उस पर नहीं जाते। वाई आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन इज दैट मेरे गुरु हमेशा कहते थे कि या तो आप ज्योतिष को चुनेंगे या ज्योतिष आपको चुनेगा। यदि आप ज्योतिष को चुनते हैं तो वो आपका पेशा है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग चुना, वो मेरा एक पैशन था। मेरे फैमिली में सारे इंजीनियर्स थे, तो मुझे भी इंजीनियर बनना था। उस तरीके से मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन मेरे पूरे खानदान में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं था, ना है। बट मैं इस राह पे चल पड़ा क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने चुन लिया। ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ शिक्षा दी, दीक्षा दी, उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस दी, और धीरे धीरे वो गाइडेंस, शिक्षा, दीक्षा एक पैशन का फॉर्म लेते चली गई, और मैं ज्योतिष के साथ जुड़ता चला गया। और ये जर्नी बहुत पुरानी है, करीब 25-27 सालों की जर्नी रही है अभी तक, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद 700-800 जन्म भी ले लूँगा तो ये कभी नहीं कह पाऊँगा कि मैं एक ज्योतिषचारी हूँ या मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये कह सकता हूँ कि मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाता हूँ, जो मेरे से होता है मैं बता पाता हूँ, और ऊपर से गुरु की कृपा है, शिव की कृपा है, तो आज तक मेरा बोला कटता नहीं है। जी, एक बात बताइए, आपने अभी गुरु का नाम लिया जी। तो जैसे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे सब जानते हैं कि गुरु के बिना कुछ आपका भला नहीं होता। करेक्ट। जो आपके गुरु हैं जी, उनको आपने चुना या उन्होंने आपको अपना शागिर्द, उनको लगा कि आपके अंदर वो प्रतिभा है कि मेरे को ये मेरे कदमों पे चल? देखिए, अगेन ये बहुत ना गहन वो है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। और आपने मुझे एक
डेडलाइन भी दी है, शो की कमिटमेंट टाइम है। नहीं टाइम को भूल मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे ताकि लोगों को एक्चुअली गुरु समझ में आ जाए पहले। हाँ। हु इज गुरु, या किसको वो वाकई गुरु कह सकते हैं। हाँ जी। गुरु 2 शब्दों से बना है संस्कृत के। गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स रिमूवर। सो एनी पर्सन इन योर लाइफ हु कैन रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम योर इनसाइड इज योर गुरु। ओके, करेक्ट। Guru will never give you the answer. Never give the answer. Guru will always remove that part of your body which needs that particular answer. जैसे क्या होता है, हम गुरु के पास कब जाते हैं? जब हम खो चुके होते हैं। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, कौन बताएगा, कौन राह दिखाएगा? हम गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु पहले ये जज करता है कि जो आपके क्वेश्चंस है ना वही इनवैलिड है, आप सोच ही नहीं रहे हो सही क्वेश्चन, तो वो आपके उस पार्ट को हटा देगा। ठीक। तो जब वो पार्ट हट गया, क्वेश्चंस हट गए, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो गया। अब आप एक नए दृष्टिकोण से हर चीज को देख पाओगे। दैट इज गुरु। तो गुरु इज द वन हु विल रिमूव द डार्कनेस विद इन यू। और गुरु आपको तभी मिलता है जब आपकी आत्मा उसके लिए रेडी रहती है। अदरवाइज आप लाख सर पटक लिया है, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं बट गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु आपको तभी मिलेगा जब आपकी अंदर की वो सोल उस जर्नी पे चलने के लिए रेडी हो चुकी होगी। क्योंकि गुरु के पथ पे चलना सबसे कठिन है। गुरु ये बोलेगा कि आप कोई भी गलत काम मत करो, किसी भी समय, किसी भी क्षण। हो ही नहीं सकता मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। सही बात। तो फिर आप जब गुरु की बात को काट के कुछ ऐसे पथ पे चल पड़ोगे तो फिर वो गुरु की तो मान्यता खत्म हो जाती है। समझ गया। सो व्हेन यू से गुरु, गुरु इज द वन हु चूजेस। इट इज नॉट द आई हु चूजेस माय गुरु। करेक्ट। एंड दैट वाज द डिफरेंस व्हाई राम बिकम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। And even though having all the good qualities inside a Ravan, he was prone to death by Rama. तो ये ना वहां पे कहानी थी, क्योंकि गुरु के राम जी को उनके गुरु ने उनके महाराज दशरथ से मांगा था कि आप मुझे राम को दे दीजिए, मैं इसकी शिक्षा दीक्षा पूरा सब करा के वन से मैं वापस ले आऊंगा। और साथ में लक्ष्मण जी टोकन ऑफ गिफ्ट में साथ में चल पड़े। तो दोनों की पूजा होने लगी। क्योंकि उनको उनके गुरु ने मांगा। रावण हमेशा ये कहता था मैं शिव का भक्त हूं, लेकिन शिव ने कभी कहीं सी शास्त्र में ये नहीं माना कि रावण मेरा शिष्य है। दैट्स द डिफरेंस। बिल्कुल, दैट्स द डिफरेंस। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और रावण हर एंगल में आप देखेंगे यदि, तो राम जी से कहीं आगे था। उन्होंने 2 संहिता लिखी हैं। ठीक है, अखंड भक्त थे, सारे प्लैनेट्स नक्षत्रों को अपने पांव पे रखा था। तो अलग पावर थी उस इंसान में बहुत। लेकिन डिफरेंस ये था कि उनके पास गुरु नहीं था। शायद ये अब आपके व्यूअर समझ पाएंगे गुरु कितना पावरफुल वर्ड है। बिल्कुल सर। तो गुरु हैज टू चूज गुरु, यू कांट चूज। बहुत अच्छा आंसर दिया सर आपने। थोड़ा अपने ज्योतिष की तरफ चलते हैं आगे। सर एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि ज्योतिष बहुत गहन विद्या है, जितना मेरे को पता है और जितना मैं लोगों से बात करा, मेरे पास बहुत पॉडकास्ट करने के लिए ज्योतिष आते रहते हैं। तो प्राचीन शास्त्रों में और ज्योतिष की जितनी भी बुक्स हैं या जो भी हैं, उसमें कर्मों का एक बहुत महत्व बताया जाता है। तो एक्चुअली में ये वाकई में है कुछ, या ये सिर्फ एक रिटन मटेरियल है जिसको लोग बस बोल के लोगों को डराया जा रहा है, या नहीं पुराने जन्मों के कर्म है, ये है वो? नहीं, देखिए, यदि आप ट्रू सेंस ऑफ ज्योतिष में जाएंगे तो ज्योतिष की एक लाइन ऑफ डेफिनेशन जो मैं सबको बताता हूँ, इस ज्योतिष इज द आई ऑफ ऑल द वेदास। ओके, माने वो एक आंख है जो हर वेदास को देख रही है। ठीक है, वहीं से सबका जन्म हुआ है। करेक्ट। तो अब ज्योतिष में कर्मों का क्या रोल है? तो मैं कहूंगा ज्योतिष में सिर्फ कर्म ही आते हैं, रेमेडी आजकल एक बिजनेस है। कर्म मतलब जैसे मेरे को थोड़ा सा ये आपसे बहुत थोड़ा समझना है जी। कर्म जैसे मान लीजिए मैं आज इस जन्म की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। तो जो मेरे को समझ में आया कि जो इस जन्म में मैं अच्छे कर्म या बुरे कर्म करूंगा, करेक्ट, उसका प्रभाव मेरे को मेरे अगले जन्म में, अगले जन्म में मिलेगा। करेक्ट। बट जब मैं अगले जन्म में होऊंगा तो मुझे मेरे इस जन्म का कुछ भी कनेक्शन नहीं पता होगा। करेक्ट। तो मैं मतलब एक अनदेखे उसके लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। और जो किसी को भी नहीं पता वहाँ कुछ होगा या नहीं होगा। करेक्ट। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस एज में, जब हम साइंस की एज में हैं, तो जनरली हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है। करेक्ट। मुझे कोई ये बोले भाई आपके आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कुछ कारण प्रीवियस कर्म है। हाँ जी। आपने मुझे कुछ बता दिया कर्म
कि आपने ऐसा किया वैसा किया और इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स हैं। मेरा जो एक एनालिटिकल माइंड होगा वो कहेगा यार प्रूफ करो, आप मुझे प्रूफ कर दो, मैं मान लूंगा, फिर मैं आपके हिसाब से चलने लगूंगा। अब प्रूफ कैसे होगा? तो मैं आपको एक बुक की एक लाइन सुनाता हूँ। अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड आवर when the stars are in the celestial harmony of his past life karma and are aligned to give the fruits in the future life karma। एक व्यक्ति का जन्म उसी समय होगा जब उसके सितारे ऐसे साथ बैठ जाएंगे जिससे कि भगवान उसके पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा लेके इस जन्म में भेजेगा और इस जन्म में उसके साथ क्या होगा ये डिसाइड कर देगा। ठीक है। सो माने when we say कि death and birth is inevitable, इसको आप और मैं चेंज नहीं कर सकते, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। ज्योतिष क्या बताता है? देखिए, जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आप कहेंगे कि मेरे को पिछले 7-8 दिन से फीवर आ रहा है या कफ है या कोल्ड है, तो कोई भी प्रोमिनेंट डॉक्टर आपको सीधा ही एंटीबायोटिक्स पे नहीं रखेगा। ही विल आस्क यू टू गो फॉर सर्टेन टेस्ट ताकि वो ये समझ पाए कि इन्फेक्शन किस लेवल का है, बॉडी के किस पार्ट में आ रहा है, लंग्स में आ रहा है, चेस्ट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है एंड किस डेप्थ पे है, सो दैट एंटीबायोटिक्स की क्या डोज होनी है, क्या सॉल्ट होना है, वो डिसाइड हो पाए। बिल्कुल करेक्ट। तो आप यदि एक ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो तुरंत यदि आपको रेमेडी दे रहा है तो वो आपके चार्ट को रीड ही नहीं कर रहा, बिकॉज उससे पहले कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, वो प्रॉब्लम का जड़ खोजना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम का जड़ आपको पास्ट लाइफ कर्मा पे लेके जाएगा। करेक्ट। जब मैं आपके पास्ट लाइफ कर्मा को समझ पाऊंगा तब मैं ये देख पाऊंगा कि अच्छा ठीक है, आपको ये इशू इस कारण से हो रहा है, हम इसका उपाय ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक रेमेडी का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे उस डॉक्टर के हिसाब से मेरे को आपके प्री स्कैन करने पड़ेंगे। तो आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है ये एक प्री स्कैन ऑफ योर बॉडी है, जिसमें आपके पूरे जैसे आपका बॉडी का सीटी स्कैन हो रहा है तो सारे ऑर्गन्स कहाँ, कैसा स्वेलिंग क्या है क्या नहीं है, वैसे कौन सा ग्रह कौन से हाउस में कहाँ बैठा है, कौन उसको कहाँ से देख रहा है, किसकी दृष्टि किसके ऊपर जा रही है, ये चीजें आपको बेसिकली ये बताती हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या करके आए थे। सर एक बात बताइए, जो कुंडली है, करेक्ट, इसका ना आंसर मेरे को आज तक कभी स्पष्ट रूप से कोई दे नहीं पाया, तो शायद आप दे पाए। जो कुंडली है, कुंडली का जो पढ़ने का तरीका है या जो प्रोसेस है वो आप किस तरीके से पढ़ते हो? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपका जो नाम है, नाम के हिसाब से आपकी कुंडली बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस के हिसाब से कुंडली बनेगी। एग्जैक्ट वे क्या है कुंडली पढ़ने का या उसका तरीका क्या है? अगर मान लीजिए मैं 4 सितंबर 1989 को पैदा हुआ 2:10 पर, तो मेरी कुंडली उसी वक्त के और उसके हिसाब से होनी चाहिए ना, नाम से तो नहीं होनी चाहिए कुछ फर्क ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो कुंडली नाम से बनती है वो कैसे बनने लगी कि मान लीजिए हमारे फादर्स के एरा में या उनसे पहले इतना हम लिखते नहीं थे, इतने माने डिफाइंड सेटअप नहीं था, मेडिकल सेटअप नहीं था उस समय। तो ये इंपॉर्टेंट होता था कि डिलीवरी अच्छे से हो जाए। हाँ जी। तो यदि मैं अपने फादर की बात करूं तो मेरे फादर का कोई डेट ऑफ बर्थ है बट टाइम नहीं है। बिल्कुल सही, मेरी मदर का भी नहीं है, कोई दूर दूर तक टाइम नहीं है। अब यदि मुझे फादर को कोई तकलीफ है और मुझे समझना है कि ये तकलीफ उनको क्यों हो रही है, तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि भाई उनके नाम से, तो उनके नाम से एक राशि बनेगी। फिर पता चला कि पंडित जी ने तो नाम जो राशि का था वो कुछ और निकाला था, बट बोलचाल में और डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ और नाम चल रहा है, तो वो तो वैसे ही नल एंड वॉइड हो गया। तो यदि आप ये देखेंगे कि कुंडली डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस इंपॉर्टेंट है या नाम, तो नाम भी राशि का डेट ऑफ बर्थ और टाइम से ही निकल के आता है। भाई आपका मून जिस राशि में बैठा होगा उसी से आपके पंडित जी ये बताएंगे कि भाई र क ल से आपका नाम राशि नाम होना चाहिए। हाँ। अब वो आपके पेरेंट्स के ऊपर है कि वो र क ल लिखें या ना लिखें, कोई ना लिखें। तो इम्पोर्टेंट इज ऑलवेज द डेट ऑफ बर्थ, द टाइम एंड द प्लेस। एज आई सेड, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड आवर व्हेन द स्टार्स आर इन द सेलेस्टियल हार्मोनी। ठीक है, अब आपने सही आंसर दिया कि वो नाम का जो अक्षर है वो निकलता तो उन्हीं स्थितियों के हिसाब से। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का नाम खा से निकला, का से निकला, पा से निकला, उसने, उस इंसान ने उस शब्द को फॉलो नहीं किया, उसने कुछ और रख लिया, करेक्ट, उससे उसकी डेस्टिनी पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, नामों से यहाँ पे ना फिर सर वो आज की डेट में नेम न्यूमरोलॉजी भी काफी चल रही है, फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी काफी चल रही है। मैंने आपसे
ये सब फ्रॉड है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मेरे पास अमूमन डिफरेंट सोर्सेज से 35,000 मोबाइल नंबर्स हैं अलॉन्ग विद देयर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम। करेक्ट। मैंने उसके ऊपर अपने पाइथन के प्रोग्राम्स लिखे, चलाया, फ्रॉड है। अच्छा, कुछ नहीं काम करता मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये न्यूमरोलॉजी कुछ मोबाइल नंबर जीरो है? जीरो है सर। कोई करके देख ले कि मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया और मैं करोड़पति बन गया। प्लीज गिव मी एन एग्जांपल, प्लीज ब्रिंग अ पर्सन टू मी हु सेज कि मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया और मैं करोड़पति बन चुका हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग वन सच पर्सन टू मी। पर चलिए मान लिया न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है, पर नंबरों का कुछ तो लेना देना सर होगा। पूरा होता है 28051979 पूरा नंबर्स ही तो हैं। हाँ, और है क्या। हाँ, लेकिन सर देखिए, ये सब ना एक अल्टरनेट मेडिसिन के फॉर्म है। ओके। जब आपकी तबीयत खराब होगी तो आयुर्वेद और होम्योपैथी एज एन अल्टरनेट मेडिसिन आप जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप एलोपैथी पे जाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहले रिकवरी चाहिए। शैल्य चिकित्सा करनी तो आप आयुर्वेदिक में तो नहीं जा सकते, होम्योपैथी में नहीं जा सकते। सर्जिकल ऑपरेशन करना है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो एलोपैथी पे जाओगे। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली पे जाओ, बाकी सब तो जो हो रहा है। देखिए एक एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, एंड जो भी लर्नेड कम्युनिटी है मुझे माफ कर सकती है और मेरे अगेंस्ट में ही बोल सकती है, बट मैं आपके व्यूअर्स को एक फूड फॉर थॉट देके के जा रहा हूँ। बताइए। मेरा नाम मुकेश है। 40 ईयर से मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पूरी फैमिली, एंटायर कम्युनिटी मुझे मुकेश के नाम से जान रही है। आज मुझे एक सज्जन मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आप इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे हो क्योंकि आपके जो नेम का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके इसके साथ नहीं मैच कर रहा है। नाउ अब आपका नाम मुकेश में कुछ डबल ई या डबल के आ गया। मैं ये मानता हूँ कि चलिए इस वाइब्रेशन से मुझे मदद मिलेगी। करेक्ट। 40 ईयर्स उस नेम ने मेरा साथ दिया है, मुकेश। उसी नाम से मैं जाना गया, उसी नाम से मुझे बुलाया गया। आज मैं उसमें डबल ई लगा दूंगा तो एक दिन में वो 40 ईयर्स का एनर्जी जीरो हो जाएगा। यदि वो एनर्जी मेरे ऊपर बिल्ट हुई है तो 40 ईयर्स में बिल्ट हुई है। आज मैं नाम चेंज कर देता हूं तो क्या वो वन डे में वो 40 ईयर्स की एनर्जी जीरो हो जाएगी और नए नेम की एनर्जी बन जाएगी मेरे ऊपर? उसको भी तो टाइम चाहिए। तब तक तो मैं खत्म हो जाऊंगा। हाँ सही बात है। अगर मैं +40 कर दूं तो 80 ईयर्स तो आदमी की आज की डेट में जिंदगी। तो ये नेम न्यूमरोलॉजी कैसे काम कर रही है? ये तो वहीं जीरो हो गई। या तो पैदा होते ही नेम न्यूमरोलॉजी अप्लाई कर करो। लीजिए। हाँ, या तो तब करो, तब में भी शायद कुछ वही जैसे आपने बताया। अब लोग कहते हैं कि फिल्म स्टार्स ने किया है, बहुत इवन दो पिक्चर्स के टाइटल्स चेंज हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, पिक्चर का टाइटल तो अभी आना ही था ना, वो तो फर्स्ट टाइम सुना गया है। हाँ। तो वो चेंज हो सकता है। वो तो 40 साल पुरानी पिक्चर का नाम तो नहीं चेंज कर रहे। हाँ। कि दोबारा उसको ट्रिपल हिट करना है तो नाम चेंज कर देते हैं। हाँ। वो नाम था, किसी ने उसको बोला यार इसमें डबल एस लगा दो, कभी खुशी कभी गम, एस को डबल एस मार दो, चलेगा। सामने वाले ने कर लिया क्योंकि वो उसका ट्रस्ट लेवल है, फेथ है। बट वो पिक्चर तो अभी लॉन्च हो रही थी, आप उसको इंसान के साथ कैसे जोड़ रहे हो? कई स्टार्स ने चेंज कर लिया। वो कार्तिक आर्यन ने भी कुछ कर लिया। देखिए ये बात बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है। कार्तिक आर्यन जी ने कर लिया, मान लीजिए कोई XYZ कर लिया। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है किया है उसने। हम किसको फॉलो करते हैं? मैं कोई ब्रांड को क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि मैंने किसी एड में अपने प्रोमिनेंट फीचर को उस कंपनी का ड्रेस पहनते हुए देखा। बिल्कुल। तो मैं उसको फॉलो, अब वो मेरे प्रोमिनेंट हैं तो मैं उस ब्रांड को प्रोमिनेंट मानता हूँ, क्योंकि वो पहन रहे हैं तो मैं भी पहनूंगा। मैं एक किसी को अप्रोच करता हूँ कि सर मुझे अपनी दुकान खोलनी है, मैं 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप बता दीजिए कि आपने मेरे कारण नाम चेंज किया है। लोग तो वैसे ही आपकी पॉपुलैरिटी को जानते हैं, तो लोगों को लगेगा अरे यार इसके कारण तो इनका नाम चेंज करने से यहाँ से यहाँ पहुंच गए, मेरी तो दुकान चल गई ना सर। सही बात। आपने कितने जगह ये पाया कि अदानीज, अंबानीज, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इतना बड़ा हमारा नया सदन बना, सब कुछ बना, कौन पंडित था? किसने वो मुहूर्त निकाला? किसने वो डिजाइन देखा? पता चलता है आपको और मेरे को? कुछ भी नहीं सर। जो देखिए मैंने आपको वही शुरू में एक शब्द कहा, या तो आप ज्योतिष को चुन लो, यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। यदि ज्योतिष आपको चुनेगा, आप के लाइफ में बे इंतहा पेन देगा। अच्छा, क्यों बे इंतहा पेन देगा? आप मुझे एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर खोज के दिखाइए जो वाकई प्रोमिनेंट है, जिसके जवान पे महाकाल का वास हो, सरस्वती माँ का वास हो, जिनका बोला कटना, वो आपको यूट्यूब पे दिखेंगे ही नहीं। वो अपनी जिंदगियों में अपने ही चीजों में परेशान है। उसका रीजन है क्या सर? आप मेरे पास एक प्रॉब्लम को लेके आते हैं। करेक्ट। मैं
उसको स्टडी करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप बाहर आ पाएंगे इन प्रॉब्लम्स, इन मुसीबतों से। करेक्ट। वो जो मुसीबतें थी वो भगवान की आंखों में 1 साल तक चलनी थी, मान लीजिए। मैंने आपको एक रेमेडी दे दी और उसका जो टेन्योर है उसको 4 महीना 6 महीने पे लाके खड़ा कर दिया, तो वो जो 6 महीने का पेन था वो कहाँ जाएगा? वो आपके पास ही है। यूनिवर्स है, एनर्जी हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम। यदि मैं आपको कुछ दूंगा तो आपसे कुछ लूंगा। यदि मैंने सृष्टि के विधि के विधान के अगेंस्ट में जाके आपको मदद कर दी और मेरी मदद से आपको वाकई मदद हो गई, इट हैज टू बैकफायर ऑन मी। यहाँ पे इसलिए लोग बोलते हैं क्लींजिंग ऑफ कर्मा। आप जब भी कुंडली देखते हैं तो नहाइए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, मंत्रों का जप करिए। क्यों बोल रहे हैं? ताकि मैं अपनी वो नेगेटिविटी को डॉर्फ ऑफ कर पाऊं, हटा पाऊं। सर आपने बातों बातों में एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर कोई मेरे पास अपने बुरे वक्त में आया तो आपने उसको कुछ चीजें बताई। अभी हम चीजों को ना एक शब्द देते हैं, उस शब्द का नाम है रेमेडी। हमारी कुंडली में या हमारे उसमें एक्चुअली में ऐसी कुछ रेमेडीज या ऐसी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, या दो प्रश्न है। एक तो क्या रेमेडीज काम करती हैं, पहला, और दूसरा अगर मैं अपनी कुंडली में चीजें लिखवा के ही लेके आया हूँ, मान लीजिए मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि भाई मेरी तो पूरी जिंदगी ही कष्टों में बीतनी है, लिखा हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल। और या मैं ये लिखवा के आया हूँ कि मेरी कुंडली में फॉर एग्जाम्पल राजयोग है, लिखा हुआ है, तो क्या मेरी कष्टों वाली जिंदगी है जो, उसको मैं राजयोग में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नो, नहीं। ओके। और अगर मैं राजयोग लिखवा के आया हूं तो मैं अपने जितनी मर्जी गलत हरकतें कर लूँ वो राजयोग हमेशा रहेगा? अच्छा, ये भी है। ओके, मतलब वट एवर आई विल डू, मैं अपने वो चीजें भुगतूंगा, ये भुगतूंगा, चाहे वो बुरा है या अच्छा है। ओनली द थिंग इज इंटेंसिटी। ओके। द थिंग विच विल चेंज बेस्ड ऑन योर कर्मा इज द इंटेंसिटी। पर सर एक चीज और है ना इसमें, मान लीजिए मैं अच्छे कर्म की बात करता हूँ, मैं राजयोग की बात करता हूँ, अगर मैं आज इस कर्मों में राजयोग लेके आया हूँ तो मैं तो पुराने से लेके आया हूँ, तो वो तो आपने बोला कि मैं पूरा पूरा करूंगा। पर अगर मैं गलत हरकतें करता चला जाऊंगा और जब भी मैं यहाँ से छोड़ के जाऊंगा तो मैं अगले जन्म में तो 110% आपके कहे अनुसार राजयोग तो मिलने नहीं। अगले के वेट ही नहीं करना पड़ेगा सर। अच्छा, यही पता चलिए, यहीं पे काट के जाना है सब कुछ, सब कुछ। अगला तो बाद में देखेंगे। अगला तो बाद में देखेंगे। देखिए, रेमेडी आपका एक जो शब्द है, हाँ, मैं रेमेडी की बात करते हैं। हाँ, रेमेडी डजंट चेंज योर फेट, इट ओनली गिव्स यू द करेज टू एक्सेप्ट योर फेट। ओके, दैट्स इट। दैट्स बस वो आपको हिम्मत दे। बस यदि मेरे चार्ट में करोड़पति बनने का प्रॉमिस नहीं है, हाँ जी, लेके आइए एक एस्ट्रोलॉजर, एक रेमेडी या 10 रेमेडी मैं करूंगा, खुद करूंगा, साल भर करूंगा, सच्चे मन से करूंगा, कन्वर्ट मी टू करोड़पति। नहीं कर सकता। रेमेडी कैन ओनली गिव यू द करेज। देखिए, आपने जो कहा ना कि मैं, एक बंदा है जिसने कष्ट लिखा के आया है और एक बंदा है जो राजयोग लेके आया है, लेकिन आप दोनों के कर्म अलग हैं। मैं एक छोटी सी अपने गुरु की स्टोरी सुना देता हूँ आपको। और जब हम गुरु कहते हैं तो 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। गुरु वाक्यम सत्य प्रमाणम शिखर दर्शनम पापनाशनम। माने गुरु यदि कोई है तो उसके वाक्य को सत्य के प्रमाणिता की जरूरत नहीं है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे गुरु के शब्द हैं, इसको मुझे किसी से बेट नहीं कराना। ठीक है, जो मर्जी ऑडियंस बोलना चाहे, बट दे हैव टू थिंक it is their own money, it is their own life, they are just getting spoiled by the influencers. Influencer can be a right word for them. ठीक है। Correct? 2 भाई होते हैं और एक भाई जो होता है वो पूर्णतः एक माने संपूर्ण जीवन वो अपना गुरु, धर्म, भगवान, माँ बाप, पूजा इसमें बिताता है। दूसरा भाई ऑन द कॉन्ट्ररी जितने गलत काम हो सकते हैं, लोभ, मोह, लस्ट, व्हाटसएवर, सब कर रहा है। ठीक है, दोनों की लाइफ चल रही है। ठीक है। एक फाइन डे दोनों का एक्सीडेंट होता है। जो भाई पूजा पाठ धर्म गुरु में लगा हुआ है उसे काफी चोटें आती हैं, काफी। और जो भाई लस्ट, ग्रीड्स, ये सारी चीजों में लगा हुआ है,
उसको चोट भी कम आती है और साथ में वो नाली में गिरता है, वहां पे उसको किसी का खोया हुआ सोना भी मिलता है। अच्छा जी, मतलब उसका चोट ही उसका वो हो गया, हाँ, सोना भी मिला। सोयान सोना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों भाई आपस में जब मिलते हैं घर पे, तो जो दूसरा भाई होता है वो हंसता है, क्या मिला भाई, भगवान का नाम लेके। इतना करके फूटा है, ऊपर से लेके ऊपर तक पूरा फूट गया, मेरे को देख, चोट एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा बहुत चोट है देख, लेकिन मेरे को सोना भी मिला। बड़े प्यार से बोलता है। ये भाई एकदम परेशान हो जाता है, यार बात तो एकदम सही कह रहा है, इतनी माने इतना करके क्या मिला, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। तो वो गुस्से में गुरु पास जाते हैं। गुरु कहते हैं कि भाई देख, तेरे पिछले कर्मों के हिसाब से कल तेरी मौत होनी थी, तेरे इस जन्म के कर्मों के हिसाब से तेरे को चोट मिली, तू जिंदा है। ठीक है। तेरे भाई को पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से पीएम सीएम होना चाहिए था, इस कर्म के हिसाब से सिर्फ सोना मिल गया। दैट इज व्हाट योर लाइफ इज एंड योर कर्मा इज। कमाल है। बड़ी अगर इस कहानी को सही से समझा जाए, दो तीन लाइन में पूरा वो बता दिया आपने। बड़ी अमेजिंग सर, बहुत अच्छी बात बताई तो मैं अगेन कहूंगा कि रेमेडीज कांट चेंज योर लक फेथ, दे कैन ओनली गिव यू द करेज। सर एक क्वेश्चन है, ये आपने ही मुझे बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोगों को पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरी कुंडली है, पर मैं अपनी कुंडली आपसे डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर रहा, तो ये जो प्रश्न ज्योतिष है, मेरे बिहाफ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि आप मेरी ही कुंडली देख रहे हो तो आप उसको आंसर देखिए। जनरली आप क्या देखते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक माँ है, हाँ जी, उनकी बिटिया की शादी नहीं हो रही। बहुत रेयर ऑफ द रेयर सिनेरियो में बिटिया जाके सीधा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और कहती है कि मेरा उसको देख के बताइए कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, कैसे होगी। जनरली फैमिली जाती है, मदर फादर, ऐसा। देखिए, प्रश्न ज्योतिष ना जो है ये अपने आप में पूरी साइंस है ज्योतिष की। और इसको ना एक बार फिर से मैं आपको मेडिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है। मान लीजिए अभी जैसे आपने स्टार्ट किया कि तबीयत खराब हुई मेरी, तो मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने मेरे ख्याल से नॉर्मल अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जो होता है वो 15 से 20 दिन पहले ही कराया था। तो मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैंडी थी। ठीक है। उसमें सारे ब्लड टेस्ट भी थे, उसमें स्ट्रेस इको भी था, सब कुछ था। और 15 दिन के बाद कफ एंड कोल्ड होता है और काफ़ी फीवर है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि यार सीबीसी कराएंगे। तो मैं कहता हूँ सर 15 दिन पहले तो मैंने ये कराया ही है। तो बोलते हैं कि भाई बुखार अभी आया, उस समय नहीं आया था, उस समय की रिपोर्ट अभी वैलिड नहीं है। ठीक, बुखार अभी है तो अभी टेस्ट कराएंगे तो समझ में आएगा बुखार का कारण क्या है। ठीक है, उसमें नहीं आएगा। लाइकवाइज आपका जो चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, वो 30 ईयर्स, 27 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स बैक का है, जब आपका जन्म हुआ। क्वेश्चन आप अभी पूछ रहे हो, मैं उस चार्ट को लेके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। तो मतलब चार्ट नया बनाना पड़ेगा। नया चार्ट बनेगा जब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे। एक मिनट सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं 45 का हूँ फॉर एग्जाम्पल, और जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी एक चार्ट, मतलब कुंडली, नीटल चार्ट, कुंडली मेरी बनी थी उस वक्त। करेक्ट। तो कहने का ये मतलब है, मैं अगर 45वें साल में आके आपके पास आया हूँ तो वो कुंडली नहीं चलेगी? वो कुंडली उतनी मान्य नहीं होगी, वो मेरे रेडी रेकनर के टाइप काम करेगा। अच्छा, वो मेरे लिए रेडी रेकनर है, बेसिक है। लेकिन देखिए ये नहीं सर, ये जो मैं अभी भी वही कह रहा हूँ लोगों को कि ज्योतिष ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है। ये प्रश्न बनता कैसे है पहले ये समझिए। हाँ। कोई आदमी ऐसे नहीं उठता आज तो मैं जा रहा हूँ तो पंडित जी से क्वेश्चन पूछ के आऊंगा, ऐसे नहीं होता कि बैठे थे चाय पी रहे थे चलो पंडित जी के पास चलते क्वेश्चन पूछ के आएंगे। ऐसा कोई चीज आपको बहुत दिन से बॉदर कर रही होती है, आपके दिमाग में स्टक हो चुकी होती है, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो वो एनर्जी ना आपको स्टक कर चुकी होती है, वो आपके दिमाग को घेर चुकी होती है, आपके बॉडी के ऑरा को पूरा कंट्रोल कर चुकी होती है। आप उस क्वेश्चन को लेकर परेशान रहते हैं। करते करते एक पीरियड ऑफ टाइम पे आपको लगता है यार नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा, ये अब मेरे को जाना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा। तो जब आप उतना सोच के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो यदि कोई प्रश्न ज्योतिष है ना सर, मैं आपको बताऊं, साउथ की कला है ये, केरला में सबसे ज्यादा फेमस है, केरला के बाद थोड़ा सा उड़ीसा में फेमस है, फिर नॉर्थ में कुछ अच्छे जानकार मैं जानता हूं जो प्रश्न ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, बनारस के एक अघोरी महाराज हैं, आप उनके सामने बैठ जाइए, बस आप बैठिए, रेस्ट ही विल स्पीक। तुम इस गाड़ी से आए, तुम आते समय इससे मिल के आए,
तुम्हारे आते समय तुमको ये मिला, वो मिला, तुमने ये कपड़े अंदर पहन रखे हैं, तुम ये खाना खा के आए, तुम मेरे लिए ये, मेरे पास इस प्रश्न का आंसर पूछने के लिए आए हो। ओ, तो कहने का ये मतलब है प्रश्न आप पूछने वाले हो ही नहीं। आपने तो वो प्रश्न आपने इतना डेवलप कर लिया ना कि उसकी एनर्जी मेरे तक आ गई। और प्रश्न चार्ट क्या है कि जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, इस समय का एक नेटल चार्ट है। जैसे इस समय किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वो कुंडली बन गई। अब ये कुंडली चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के मुझे सब बताएगी कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, आप कब से परेशान हैं, आप क्या मेरे को टेस्ट करने आए या वाकई परेशान है। मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए कि सर ये चार्ट है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये है वो है। नेटल चार्ट था, मैंने नेटल चार्ट को थोड़ा सा साइड में रखा, पहले प्रश्न बनाया, प्रश्न में मेरे को दिखा कि चार्ट जो मेरे से शेयर हो रहा है वो गलत चार्ट है। फिर मैंने उनसे सीधा पूछा, चार्ट आपका है? बोले हाँ। बोला हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले यदि चार्ट आपका है तो आप जिस गाड़ी को पार्क करके मेरे सोसाइटी के अंदर आए हो, वो गाड़ी आपकी नहीं हो सकती। अच्छा। फिर थोड़ा ग्रिलिंग के बाद वो मान गया कि सर मैं आपको टेस्ट करने आया था, ये मेरे ड्राइवर का चार्ट है जो मैंने दिया, अब मैं आपको अपना चार्ट देता हूं। दैट इज द पावर ऑफ प्रश्न। प्रश्न विल टेल यू दैट हाउ इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन इज फॉर प्रश्नकर्ता, वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सही बात है। एंड प्रश्न ये भी बताता है कि क्या आपको आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस जवाब इट इज नॉट नेसेसरी कबीर सर कि आपके पास हर कुंडली है और आप हर कुंडली को एनालिसिस करें। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू आंसर एवरी कुंडली, यू आर नॉट डेस्टिन्ड। तो सर जैसे आपके पास कोई आता है कुंडली लेके फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो आप मैं आउटराइट मेरी 17 कुंडली में मना कर देता हूँ 100 में से। अच्छा कि इसके लिए नहीं मेरे को कोई घमंड है या ईगो है, इसलिए कि मैं कैपेबल नहीं हूँ उस समय उस कुंडली का आंसर देने के लिए। मैं बड़े हाथ जोड़ के मना करता हूँ कि सर मैं अभी जवाब दूंगा ना तो शायद गलत आकलन करूंगा, मेरी रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी। पर मेरा ये इसी में एक और एड ऑन सवाल है, अगर कोई कुंडली लेके आया आपके पास तो सबसे पहले उस कुंडली से जुड़ी जो भी चीजें हैं पहले आपको उसको स्टडी करने में नहीं, पहले मैं प्रश्न बनाऊंगा। अच्छा। जब आप मेरे पास क्वेरी लेके आएंगे, ओके। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं सुनूंगा। मैं पहले प्रश्न ड्रॉ करूंगा, प्रश्न कुंडली ड्रॉ करूंगा। मैं ये देखूंगा कि भगवान क्या मुझे इजाजत दे रहा है आपके प्रश्न पर आंसर करने के लिए, यस और नो। ठीक है। फिर मैं ये देखूंगा कि आपका प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब मुझे मेरे भगवान से, मेरे गुरु से इजाजत मिलेगी, तब मैं फिर आपके नेटल चार्ट पे जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा कि किस ग्रह से, किस कारण से आपको ये परेशानी है, सॉल्यूशन है नहीं है, क्या है। सो दैट्स द थिंग, इट टेक्स मी समटाइम्स 4-5 days टू एनालाइज द चार्ट। हाँ, मेरा प्रश्न एक्चुअली यही था कि आपके पास कोई बात करने आया कि मेरी कुंडली देख लो, तो वो मैं तो नहीं, आपको वक्त चाहिए। मुझे वक्त चाहिए। मैं सिंपल सा रूल बता देता हूँ, आप करके देख लीजिएगा। मान लीजिए आप किसी के पास जा रहे हैं और या आप जा चुके हैं, और यदि आपको पता है दिमाग में है कि मैं इस समय या ऐसा गया था, तो आप उस समय का ना चार्ट बनाइए। आपको यदि ये दिखता है कि जो प्रश्न चार्ट बना उसके 12th हाउस में मैलेफिक बैठा हुआ है कोई, तो मैं उस कुंडली को आंसर नहीं कर सकता। अच्छा। यदि वो मैलेफिक बैठा है तो 12th हाउस में। वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, तो आप आउटराइट हर चार्ट को नहीं स्टडी कर सकते। पैसा कमाना एक अलग चीज है। सर देखिए, यदि आपके आइडिया से, आपके काउंसलिंग से किसी बंदे ने अपना एक कर्मा चेंज कर लिया, आपका ज्योतिष का जीवन धन्य हो गया। सही बात है। यदि आपने किसी एक भटके हुए को रास्ता दिखा दिया, वो रास्ते पे आगे चलने लगा, आपको इसके आगे किसी चार्ट को देखने की जरूरत नहीं। उस दिन आप समझ जाइएगा आप एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर बन चुके हो। बाकी दुकान चलाने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स। रेमेडी काम नहीं करती, ऐसे करती तो कंट्री की जीडीपी आज कहाँ से कहाँ होती। हर आदमी करोड़पति बनने की रेमेडी देख रहा है और कर रहा है। हाँ, हर आदमी कर रहा है। हर आदमी कर रहा है। कितने बन गए? सही कह रहा हूँ। मैं और आप बात करें कि हमारे पास, आपके पास तो मेरे से ज्यादा रेमेडीज हैं, क्योंकि आप डे इन एंड आउट सुन रहे हो मेरे जैसे कितनों को। तो आप करके क्यों नहीं करोड़पति बन गए? सर मैं क्यों नहीं बन गया? पहले मैं तो सोचता आपकी भी छोड़ देता हूँ। मेरे को तो पता है, मैं तो जान रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं शास्त्र पढ़ा हूँ, तो मैं क्यों नहीं बन गया? खुद क्यों नहीं बन गया? और बन जाता तो आपके साथ आके ये समय क्यों बर्बाद कर रहा होता? पैसे को एंजॉय कर रहा होता। पैसे भी एंजॉय कर रहा। ये सब हमें समझना, माने ये ऑडियंस को समझना पड़ेगा। फैक्ट रिमेन्स फैक्ट, कि आपको
यदि कष्ट है तो रेमेडीज कैन ओनली गिव यू द करेज। सर एक बात और बताइए, सब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मियाँ बीवी, पति पत्नी, करेक्ट। तो कुंडली में पास्ट लाइफ में इनके जो कनेक्शन होते हैं, दोनों की कुंडलियों में पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़ा कुछ होता है ऐसा कि जिससे पता चल जाए कि इनकी पति पत्नी की जिंदगी आगे एक अच्छी निकलेगी, या इनके बीच में लड़ाइयाँ रहेंगी, या तलाक होगा, ऐसा लिखा होता है कुंडलियों में? हाँ, लिखा होता है। देखिए, मैं ना आपको आज एस्ट्रोलॉजी के कुछ सीक्रेट्स बता देता हूँ आपकी ऑडियंस को भी, जिससे उनको ना ये साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, बोरियत नहीं होगी। ठीक है। आपको यदि ये जानना है कि भाई, ऐसा होता है कई बार आप सोचते हैं यार इस बंदे के साथ ना कुछ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इससे मेरी जमती बहुत है, मेरे हर दुख सुख में आगे खड़ा हो जाता है। किसी किसी के साथ ये बॉन्डिंग आपको आती है, फीलिंग आती है, कुछ पुराने जन्मों का रिश्ता है, हम सोचते हैं। हैं। कुछ मत करिएगा, अपनी कुंडली उठाइए, उसकी कुंडली उठाइए, अपने कुंडली का राहु केतु जिस हाउस में बैठा है, जिस लॉर्ड जो उसका लॉर्ड है वो चेक करिए, उसकी कुंडली का माने अदर पार्टी की कुंडली का सन और मून चेक करिए कि वो किस हाउस में बैठा है, क्या लॉर्ड है और क्या प्लेनेट है। ठीक है। आपको दिखेगा स्वैपिंग होती है। अच्छा। इसका राहु केतु, मान लीजिए राहु इज सिटिंग इन सैजिटेरियस साइन, तो केतु उधर चला जाएगा पीछे। उनका जो सन है, मून है, वो भी या तो सैजिटेरियस में होगा, या सैजिटेरियस का जो लॉर्ड होगा गुरु उसके साथ बैठा होगा। दैट डिफाइंस योर पास्ट लाइफ कनेक्शन। अच्छा। यदि आपको 2 कुंडलियों में पास्ट लाइफ कनेक्शन समझना हो तो आप एक कुंडली की राहु केतु की पोजीशंस देखिए, दूसरी की कुंडली में सन मून की पोजीशंस देखिए, ये पोजीशंस आपको ओवरलैप स्वैप होते हुए दिखेंगी। हाँ, तो आप खुद ही चेक कर सकते तो खुद ही आप चेक कर लीजिए, जिसको बेसिक ज्योतिष आता है। यदि किसी की कुंडली है तो राहु केतु का जो भी बॉक्स होगा उसको जोड़ लेंगे, लाइन से जोड़ लें। अब ये देखें कि मार्स और वीनस, यदि मार्स और वीनस दोनों राहु केतु की एक्सिस के अपोजिट साइड्स में, माने एक क्वाड्रेंट के इस साइड में पड़ रहा है और दूसरा क्वाड्रेंट के उल्टे हाथ में पड़ रहा है, ठीक है, ये टाइप की शादियां जिसके भी चार्ट में ये होगा, उसकी मैरिड लाइफ हैप्पीनेस में नहीं रहती, प्रॉब्लम्स आती हैं। Okay. यदि मार्स और वीनस दोनों एक्सिस के एक तरफ आ जाए, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, तो वो बड़ी हार्मोनियस मैरिड लाइफ होती है। मैरिड लाइफ, ये भी आप एक चेक कर सकते हैं। तीसरा थंब रूल ऑफ राहु केतु, यदि सैटर्न एंड जुपिटर आर ऑन द अपोजिट साइड, एग्जैक्टली अपोजिट बॉक्सेस, राहु केतु के लाइंस के इधर से उधर, ऐसे जातक को अपनी जॉब में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, और जॉब भी उसको घर से बाहर मिलती है, माने अपने नेटिव से बाहर जाना पड़ता है, अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है। यदि मार्स और वीनस की डिग्री चेक कर लीजिए अपने चार्ट में, यदि मार्स वीनस से पहले आ रहा है, माने पहले तो दोनों ये होगा कि कंजंक्शन होगा, फर्स्ट रूल, मार्स और वीनस का यदि कुंडली में कंजंक्शन है, माने दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, उसमें मार्स वीनस से डिग्री वाइज पहले आया हुआ है, तो आप पैसा कमाएंगे भी और बचाएंगे भी। अच्छा। यदि वीनस पहले आ गया है तो आप जिस स्पीड से कमाएंगे उसी स्पीड से खर्च करेंगे। समझ। ठीक है। जहां पे सैटर्न बैठेगा वहां से वो किसी फोर्थ हाउस, माने जहां पे भी सैटर्न बैठा है वहां से जो फोर्थ हाउस है वो उसको हमेशा अप्स एंड डाउन्स में रखता है। अच्छा। ये सैटर्न का रूल है, वो जहां बैठा है वहां से चौथे घर को हिला देता है, एंड आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन वहीं से क्रिएट करता है, बिकॉज सैटर्न से आई एम द लॉ, तो इधर यू वर्क अकॉर्डिंग टू मी और आई विल पनिश यू। वैसे जुपिटर जहां बैठेगा वहां से वो 6th और 10th को हिला देगा। अच्छा। जिस भी हाउस में जुपिटर बैठा है आप देखेंगे कि वहां से जो 6th हाउस है और 10th हाउस है, आपके लाइफ में उन हाउस में प्रॉब्लम्स लगी रहती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, जो मतलब पर जिस हिसाब से आप बता रहे हो, तो मतलब एक इंसान जिसको बेसिक पता है वो बहुत आराम से देख सकता है। ये जो मैंने 5-6 थंब रूल बताए ना, ये आप अपने चार्ट्स खोल के देख लीजिए, फैमिली के चार्ट खोल के देख लीजिए, ये आपको क्या बिलीव कराएंगे कि यस एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट, इट हेल्प्स, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। तो सर अब जैसे एस्ट्रोलॉजी की हम बात ही कर रहे हैं, पूरा हमारा इतना जर्नी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बात करते निकली, 3 एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना बहुत चीज़ें हैं जो सुनने में आती हैं। इस पे मेरे ख्याल से हज़ारों एपिसोड बन चुके हैं, हज़ारों रील्स बन चुके हैं। मांगलिक दोष, कालसर्प दोष और तीसरा पितृदोष। जी। आर दीज 3 थिंग्स, ये 3 चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं हमारी कुंडली में? देखिए, पितृदोष होता है, कालसर्प दोष, देयर इज डिस्क्रिपेंसी, माने यहाँ पे 2 गुट हैं,
कुछ मानते हैं कि होता है, और कुछ मानते हैं कालसर्प दोष एग्जिस्ट नहीं करता है। बट फॉर मी, मैं मानता हूँ कि कालसर्प दोष एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो सबसे टिपिकल दोष आपने बात करी, मांगलिक आपने बात किया, देखिए मांगलिक का सिंपल सा है, मार्स की पोजीशन के हिसाब से। इसको मैं ना लास्ट में आपको एक और ट्रिक बता के चले जाऊंगा, आप देख लेंगे कि मांगलिक क्या हिसाब किताब है, एंड ऑल विल बी गुड। सबसे प्रबल दोष कुंडली में यदि कोई है तो वो पितृदोष है, जिसको दुनिया की कोई रेमेडी सॉल्व नहीं कर सकती। पितृदोष का नियम है, यदि वो आपके चार्ट में आया है तो आपके मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। आप कितने रुपए स्पेंड कर लीजिए, उसका कोई मैटर नहीं करता। सर पितृ दोष जो मुझे समझ में आता है, मेरे जो पितृ थे उनमें से किसी भी पितृ की मेरी पुरानी एंसेस्टर फैमिली में या तो किसी ने उनका सही तरीके से तर्पण नहीं किया, रिचुअल्स नहीं हुआ, तो वो मेरे पूरी फैमिली पे चलता आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है उसका कोई निवारण नहीं है। हाँ देखिए, एक तो ये जो आपने कहा ये बेसिक डेफिनेशन है। यदि मान लीजिए किसी के चार्ट में पितृदोष है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर था जब वो पितृ था, इसलिए अब आके उसको पितृदोष लगा कि भाई तेरे को सफरिंग्स तो दिखे कि जो तू वहां पे उड़ा रहा था उस जन्म में, जिसका तेरे को ज्ञात नहीं था, तो अब तू भुगत के देख कि पितृदोष क्या होता है, पितृ क्या होते हैं, इसलिए पितृदोष लगता है। तो जो पितृ है वो भी भुगत रहा है। अच्छा, ओके, दैट्स द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पितृदोष। ओके, वो भी खुद भुगत रहे हैं, तो वो जो अपनी भुगतन है वो उसको दे रहे हैं कि भाई आगे भी दे, हाँ, कि तूने बड़ा हमारा लिया ना, अब तू मुझे ले, अब तू मुझे ले। दैट्स द एक्चुअली रीजन ऑफ पितृदोष। और पितृदोष कबीर सर खत्म नहीं हो सकता, उसका रीजन है। देखिए पितृदोष को मैं बुरा नहीं मानता, मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा अलग चलता हूं इस मामले में। लोग अभी जैसे श्राद्ध आएंगे तो लोग इस समय क्या करेंगे कि कोई भी अच्छे काम हम हिंदुओं में रुक जाते हैं। हाँ। श्राद्ध के समय भाई नई गाड़ी लेनी है तो टाल देंगे, नवरात्रों में ले लेंगे, शादी ब्याह की बात नहीं करेंगे, इवन तो हम नए कपड़े तक खरीदना नहीं चाहते। बिल्कुल, तो लोग दाढ़ी बनाना भी बंद कर दे रहे हैं, बहुत कुछ हो जाता है। सब गलत है। अच्छा, आप करिए ना, गाड़ी खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, शादी के बाद। आप मुझे एक बताइए, पितृ कौन है? फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, या उनके भी ग्रैंडफादर। कौन माँ बाप को ये दिक्कत होगी कि मेरा बेटा तरक्की कर रहा है? किस माँ बाप को ये दुख होगा कि अरे यार मेरे बेटे ने कार खरीद ली? उसको तो और खुशी होगी कि बेटे ने कार खरीदी, पहले छोटी थी अब बड़ी ले ली। तो पितृ कभी आपको नाराज नहीं हो रहे, वो क्या कह रहे हैं आपसे कि भाई तू अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है, कुछ समय हमें भी दे दे, कुछ समय हमारे लिए भी निकाल ले, हमें भी मोक्ष करवा दे, हम भी भटक रहे हैं, हमें भी यहाँ इस दुनिया से दूसरी दुनिया में। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी रिक्वेस्ट सुन नहीं रहे हो, तो फिर वो आपको। पर सर एक चीज बताइए, पितृदोष जैसे मान लीजिए मुझे लगा हुआ है, मैं किसी और को क्यों बोलूं, मैं मान लीजिए मुझे लगा हुआ है, मैंने अपने फादर का जो तर्पण था जो था वो पूरी तरीके से किया, करेक्ट, पर मेरे फादर ने पता नहीं उनके फादर का तर्पण सही से किया नहीं किया, या उनके फादर का तर्पण सही से हुआ। ये अगेन वही वाली बात है, साइंस कैसे बिलीव करेगा? हाँ, हमें ये मानना है कि यदि हमें पितृदोष हुआ है, क्योंकि पितृदोष आपको सिर्फ ये बता रहा है कि मैं आपको हर कुछ जिंदगी में दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब आपको उसकी जरूरत नहीं रहेगी। मीन्स एवरीथिंग इन योर लाइफ विल बी डिलेड, बी इट्स योर जॉब, इट्स योर सक्सेस, इट्स योर मैरिज, इट्स योर किड, इट्स योर किड्स मैरिज, इट्स किड्स एनीथिंग, डिलेड 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 डिलेड। दैट्स व्हाट, जो चीज चाहिए वो तब मिलेगी ही नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाट पितृदोष इज। इसलिए वो बहुत 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 ट्रबल लगता है हमको। हाँ, इसलिए इस आदमी टूट जाता है। अरे आपने सर पितृदोष की फैमिलीज नहीं देखी, तबाह हो जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पितृदोष तो नॉर्मल वाले होते हैं, ठीक है डिले है लेकिन मिल रहा है, आज नहीं 6 महीने बाद नहीं 6 साल के बाद मिल रहा है। सर मैंने ऐसे ऐसे फैमिली देखी, खत्म हो गई, खत्म ही हो गई, पता ही नहीं चला कैसे खत्म हो गई। पितृदोष। सर सॉल्यूशन है नहीं? सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है सर, क्या? कि आप अपने पितरों को याद करें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, शायद आ भी रहे हैं लोग शायद कनेक्ट कर जाएं। देखिए पितरों का भी एक लोक है, तो पितृ क्या है, मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो वो हमारे साथ यहाँ पे है ना। वो यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यार मुकेश मैं आपका पितृ हूँ, कबीर जी के पितृ हैं, ऑडियंस में भी पितृ हैं, करेक्ट। तो अब ये देखिए कि
आप एक पार्टी में गए और पार्टी में देयर आर 100 मोर फैमिलीज, सब एंजॉय कर रहे हैं। हम घर आके क्या डिस्कस करते हैं, यार वो गुपचुप बड़ा मस्त था, वो जो तुमने वो खाया कि नहीं खाया, खीर वहां पे रखी थी, ऐसा करके हम डिस्कस करते हैं अच्छी चीजों के बारे में। ये जो पितृ होते हैं ना, ये हर दिन हमारे साथ रह रहे होते हैं, फिर ये जाके इकट्ठा होते हैं अपने लोकों में, है ना। तो मेरा पितृ गए, तो मेरे पितृ से दूसरे पितरों ने पूछा, भाई क्या किया, क्या मिला? तो मेरे पितृ ने कहा, यार पानी भी नहीं पिलाया। मैंने आपके पितरों से पूछा, आपके प्यारे कबीर, मेरे लिए तो उसने खीर बनवाई, पूड़ी पकवान और ब्राह्मण भोज करवाया, हमारे लिए खाना रखा, कुत्ता कौआ गाय को ग्रास दिया, जो उसको बड़ा मजा आया हमें तो। अब मेरा पेट तृप्त है, आपके पितरों का पेट तृप्त है, मेरे वाले पितृ तो पानी भी नहीं पी पाऊंगा, गला सूख रहा है ना। तो लाड़ निकलती है अच्छाई की। तो जो मेरा पितृ है ना, क्योंकि उसको भूख लगी है, वो आपके पितृ की लाड़ खा रहा है। आप समझ सकते हैं उसको कितना पेन होगा। दूसरों पितरों से वो सुन रहा है, तो वो कितनी आगे पास ऑन जो करेंगे, तो वो पेन ले रहा है। वो पेन जब वो लेता है, फिर आके आपको दे देता है कि भाई मैं दुखी हूं तो तू भी रह। ये पितृदोष है। तो यदि आप अपने पितरों के नाम पे हर दिन, घर के बाहर कुछ मत कीजिए, हम फ्लैट में रहें, घर पे रहें, कैसे भी रहें, आप घर का मेन डोर खोलिए, शाम को सूरज ढलने के बाद थोड़ा सा पानी छीट दीजिए कि ये पितृ आपके लिए पानी दिया है। इस ध्यान से आप पानी छीट दीजिए। अभी श्राद्ध आएंगे, पूरे दिन आप एक कलश मेन डोर पे, एक छोटी सी रंगोली बना के एक कलश, उसमें पानी कंटिन्यूस भरे रहे 24/7 जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है। पितृ वो तर्पण लेते हैं, ठीक, खुश हो जाते हैं। करेक्ट। आपके किचन में जो भी पानी का स्थान हो, यदि आप मटका रखते हैं तो पलिंदा, तो आरओ है, एक्वा है, नहीं है तो वो, मैंने जहां पे भी पानी का सोर्स है वहां पे साउथ की डायरेक्शन में एक दिया जलाएं, जो कि घी के, गाय के घी का होना चाहिए। एक बाती होनी चाहिए, उस बाती का जो लव होगा वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि साउथ हमारे पितरों की डायरेक्शन है पानी की जगह पे। पितरों के भोज में कभी भी भैंस के दूध का उपयोग नहीं होता है। ओके। सरसों तेल यूज नहीं होता, रिफाइंड यूज नहीं होता। यदि पूड़ियां तलनी है, कुछ भी होना है, गाय का घी ही यूज होगा। और गाय का घी माने अमूल और मदर डेयरी वाला नहीं, प्रॉपर हम गौ आश्रम जाएं, वहां से प्रॉपर गाय का घी जहां से प्रोमिनेंट हो वहां से हम लेके आए। उसका रीजन है कि पितरों के जो स्वामी अरीमा है, उनका जो वाहन है वो खुद भैंसा है। अच्छा। तो जब आप भैंसी के दूध का उपयोग कर लेते हैं तो आप वैसे ही पाप के भागीदार बन जाते हैं। अच्छा। और हम क्या करते हैं पितरों में, या आप देखा होगा हिंदू परंपरा में, हम वो चीज रखते हैं जो हमारे पितरों को बहुत प्रेम थी। माने खीर हो सकती है, गुलाब जामुन हो सकता है, दही बड़ा हो सकता है, हम ऐसी चीज रखते हैं। ये सब रखिए, ब्राह्मण को भोज कराइए, लेकिन साथ में गिलकी, तोरई एक सब्जी आती है, हरी कलर की होती है, तोरई और गिलकी बोलते हैं, वो जरूर रखिए, क्योंकि पितरों को सबसे प्रिय गिलकी है। अच्छा। अब ये आप श्राद्ध करते जाएंगे, पानी रखते जाएंगे, तर्पण करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके पितर आपसे खुश होने लगेंगे। एंड बिलीव मी कबीर जी, जब पितर खुश हो गए देता है ना, आप नहीं संभाल सकते। वो एनॉर्मस वेल्थ होती है, एनॉर्मस हैप्पीनेस होती है। और पितर देता जरूर है, क्योंकि वो तो आपका माँ बाप है, उसको दुख थोड़ी ना है। वो तो बस जिस दिन ये समझ लेगा कि यार मेरा बच्चा समझ गया, ये मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो आपको देगा। अब लोग कहते हैं यार साल में एक दिन करने से क्या फायदा मिलेगा, अब शायद आएंगे फिर अगले आएंगे, वो उनको साइंस नहीं पता। पितृलोक का एक दिन हमारे 365 दिन के बराबर है। तो आज मैंने श्राद्ध किया, अगला श्राद्ध आएगा तो मेरे 365 डेज बीते, इतने में उनका एक दिन खत्म हुआ। अच्छा। तो मैं इवेंचुअली उनके लिए हर दिन श्राद्ध कर रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं खुश होंगे? हम क्या सोचते हैं बस श्राद्ध में कर दिन, नहीं, आप हर दिन पानी आप पितरों के नाम पे हर दिन रख सकते हैं, दिया आप हर दिन जला सकते हैं, ब्राह्मण भोज आप श्राद्ध के समय कर लीजिए। श्राद्ध के समय। तो कहने का ये मतलब है कि जो जो श्राद्ध होते हैं उन दिनों में एक तरीके से जो हमारे पितृलोक में होते हैं, वो हमारे से एक तरीके से हमें आशीर्वाद देने आते हैं। बिल्कुल। तो हमें वो बहुत ध्यान से करना चाहिए सर, जो विधियां आपने बताई। आप ये मान के चलिए कि जैसे मेट्रोस में कल्चर है कि शादी ब्याह का कार्ड भी आते हैं तो हमें स्वीट बॉक्स देते हैं। हाँ, अच्छा खासा। हाँ, क्यों दे पाते हैं? क्यों देते हैं कि किसी कारणवश यदि आप उस दिन ना आ पाओ तो भी आप हमारे इस बॉक्स को एंजॉय करो, हमारी खुशी में अभी से शामिल हो। सेम पितरों का। सर एक सवाल और है जी,
बहुत लोग पूछते हैं, हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं सबसे पूछते ही रहते हैं। यूजली एक आम इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर ही रहा होता है। करेक्ट। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जातक जो भी हमारे एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए कोई उपाय हैं आपके पास? मतलब हर राशि जिसमें से सिर्फ एक शिव की भक्ति। अच्छा। बस। यदि किसी, जैसे आपने मेरे से पूछा कि क्या रेमेडी चेंज द फेट, मैंने कहा नहीं। बट उस फिर क्वेश्चन ये होता है कि इसका मतलब जो लिखा है वो फिक्स हो गया। हाँ। तो मैं कहता हूं कि नहीं, एक आदमी चेंज कर सकता है। एक शक्ति चेंज कर सकती है, एक आदमी। बोल लीजिए, मैं तो उसको अपना दोस्त ही मानता हूँ, भक्त हूँ मैं उनका, पला बड़ा उन्हीं के साथ ही हूँ, महाकाल। मैं उनके लिए अपना रेस्पेक्ट, मानी दोस्त टाइप की बात होती है जब भी मैं शिव की बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपने दिल में हमेशा मानता हूँ। यदि कोई आदमी चेंज कर सकता है वो है शिव, और उसका रीजन है मार्कंडेय ऋषि का आपने नाम सुना होगा। उनके पुत्र मार्कंडेय हुए, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण निकली, जिसमें से दुर्गा सप्तशती बाहर आई। अच्छा। मार्कंडेय के जब पुत्र हुए तो वो उन्हें अपने गुरु के पास ब्लेसिंग के लिए लेके गए। तो उनके गुरु ने कहा अल्पायु है, सीधा। तो वो टूट गए कि इतनी भक्ति सब कुछ, मेरा पुत्र अल्पायु। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं कर सकते, अल्पायु है, मैंने अल्पायु है, शिव की भक्ति करने तो जितने दिन लिखा है चलेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को, मार्कंडेय जी को, शिव की भक्ति में लगा दिया। वो बच्चा शिव की भक्ति में लीन हो गया। एक दिन आया जब उसे ऊपर जाना है, यमराज के गण आए। जैसे ही यमराज के गण उसको लेने आए, वो अभी बालक पूजा कर रहा है, इतने में शिवगण आ गए। उन्होंने यमगण को मना कर दिया, हाथ नहीं लगाना। बोले क्यों? बोले पूजा कर रहा है। लड़ाई हो गई। इतने देर में नंदी आ गए तो यमगण ने बोला, चित्रगुप्त महाराज ने बोला यम का बुलावा है, जाना तो पड़ेगा। नंदी बोले, जब कह दिया नहीं माने नहीं, क्योंकि वो शिव की भक्ति कर रहा है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आप पावरफुल हो तो हम भी पावरफुल हैं। तो वो शिव जी अपने, नंदी जो है वो अपने वाईफाई से शिव जी को बता दिए कि कहानी कुछ ऐसी चल रही। तो शिव जी खुद आ गए, बोले अब बताओ, अब तो मैं आ गया, अब छू के दिखाओ। तो जब यम को लगा कि अरे बाप रे बाप, खुद आ गए, तो यम भी आ गए। तो शिव जी ने यम को निपटा दिया। बोले नो मीन्स नो। अच्छा, मेरी भक्ति चल रही है। तो यम की बहन यमी, जिनका पहला आंसू जब धरती पे गिरा तो रिवर यमुना बनी। अच्छा। वो आ गई कि मेरे भाई का आपने ये कर दिया, मान किया। तो उन्होंने यमी को, मैंने सी द फर्स्ट लेडी जिनको शिव जी ने, जिनका संहार कर दिया। अच्छा। था ना। अब सूर्य को पता चला कि मेरे दोनों बेटे यम और यमी दोनों चले गए, तो वो खुद आ गए। तो शिव जी ने उनको भी निपटा दिया। अब हो गया घोर अंधकार, यूनिवर्स खत्म होने को है, क्योंकि एनर्जी खत्म, सन ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी डर के मारे आए, बोले भाई कुछ करो मालिक। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पास हो गया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक लोटा जल भी शिव को चढ़ाया है, उनकी पूजा करी है, उनकी भक्ति करी है, तो यम को भी उसको ले जाने से पहले परमिशन शिव से मांगनी पड़ेगी। इसलिए जब आप गूगल करेंगे तो मार्कंडेय 8वें चिरंजीवी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। इस छोटे से स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? यदि कोई व्यक्ति वाकई आपकी किस्मत को पलट सकता है तो शिव है। एक रेमेडी बस हमेशा है। आप उनके लोटस फीट में सरेंडर कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने आप को, रेस्ट ही विल टेक केयर ऑफ। अभी एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, अक्षय कुमार, जिसमें ओ माय गॉड पार्ट 2 जो आया था उसमें वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। अब वो शायद भगवान शिव के रोल में है और उनका पूरा कैरेक्टर जिया होगा अक्षय कुमार ने। तो वो बड़ी अच्छी बात बोलता है कि जब तूने सब मुझे छोड़ दिया था मेरे ऊपर, तो भाई तूने अपना दिमाग क्यों लगाया? जब मैं आ गया था खुद, तूने मुझे बोल दिया था कि अब आप ही समझदार करो, आप ही संभालो, तो अपना दिमाग क्यों चलाया? भाई मैं संभाल रहा हूँ, मैं संभालूंगा, अपना दिमाग चलाना छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ आप कोई रेमेडी पे मत जाइए, कहीं मत जाइए, शिव को। और शिव तो भोला है सर, उसके लिए पाखंड करना ही नहीं है। मन करे तो पानी डाल दीजिए, ना मन करे तो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया मेरे गुरु का, शिखर दर्शनम पाप नाशनम। यदि आप मंदिर नहीं भी जा सकते हो, मंदिर के शिखर का दर्शन कर लें तो भी आपके पाप नाश हो जाते हैं। तो आप यदि शिव को पूजा कर लें, मैं कहता हूँ आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे। बहुत लोगों ने मुझे ये बात बोली कि अगर कहीं पे कुछ नहीं हो रहा ना, तो भगवान शिव के वो बन जाओ। तो शिव अपने आप में, कभी मैंने आपसे मौका मिला दोबारा आ पाने का, मैं आपको काशी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बड़े बड़े शिव भक्त को नहीं पता है। तो सर अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आजकल इंटरनेट पूरा भरा हुआ है, ब्लैक मैजिक। बगलामुखी माँ का नाम बहुत चल रहा है। हाँ। आज की डेट में बहुत सारे पॉडकास्ट में देख रहा हूँ। हाँ, लोग कहते हैं कि वो भक्त हैं, ये सब हैं। मैं समझता हूँ कि माँ की भक्ति को तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्योंकि शिव की भक्ति पाना ज़्यादा आसान है, माँ की भक्ति पाना बहुत टफ है।
क्योंकि वो दंड भी दे सकते वो अलग रूप है, वो आप और मैं नहीं मैनेज कर सकते, वो एनर्जी हैंडल ही नहीं कर सकते आप और मैं। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि यदि किसी को ये लगता है हाँ। कि घर में नेगेटिव एनर्जी है या मेरे ऊपर कुछ टोना नजर दोष है। नजर दोष ये वो है, तो अथर्ववेद के अंदर वर्गला स्तोत्र का विवरण आता है, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, अथर्ववेद वर्गला स्तोत्र, वर्गला स्तोत्र। किसी भी महीने की त्रयोदशी से ये स्टार्ट होता है और लगातार 21 दिन चलता है। अच्छा। आपको त्रयोदशी से ही स्टार्ट करना है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, वो मैटर नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है कि रात को 9 बजे के आसपास, जब थोड़ा सा चरम एनर्जी चरम पे रहती है 9 बजे के आसपास, ये जितनी भी एनर्जीज रहती हैं, तो आप अपने राइट हैंड माने किसी मंदिर में चले जाएं या घर के मंदिर में बैठ जाएं जहां माँ की प्रतिमा हो, कोई भी माँ का रूप हो चलेगा, और अपने राइट हैंड साइड में एक ग्लास का पानी रख लें। प्रिफरेबल यदि कांच का ग्लास हो तो अच्छी बात है, स्टील नहीं यूज करना है, उसके अलावा आप जो यूज करना चाहें यूज कर लें। तो वर्गला स्तोत्र में देर आर अराउंड 21 श्लोकास, ओके, है ना। तो आपको एक श्लोक पढ़ना है, पानी में फूंक मारना है, फिर एक श्लोक पढ़ना है, पानी में फूंक मारना है। ऐसे आप 21 श्लोक पढ़ेंगे तो 21 बार फूंक मार लेंगे, तो ये आपका एक बार का स्तोत्र खत्म हुआ। ठीक है। ऐसे आपको 21 बार पढ़ना है, 21 दिन, 21 बार 21 दिन। अच्छा, 21 बार 21 दिन रात को अपने घर 9 में बजे के बाद अपने घर में वर्गला स्तोत्र, जितने बार आप वर्गला स्तोत्र पढ़ते जाएंगे उतने बार पानी में फूंक मारते जाएंगे। जब आपका 21 टाइम्स का साइकिल पूरा खत्म हो जाएगा, उस पानी को आप पी जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप अपनी रूटीन पे खाना खाना है, टीवी देखना है, सोना है, आप सोइए। मैं 21 डेज का मैक्सिमम स्पैन लेके चलता हूँ क्योंकि वो उसकी विधि है, बट असर 24 आवर्स यदि है तो दिखाएगा। और ये तो आदमी खुद से भी कर सकता है। हाँ, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाने की जरूरत है ना। अथर्ववेद वर्गला स्तोत्र आप पढ़ेंगे तो सब मेंशन ही है। ठीक है, ये चीज आप उसमें किस लोग हैं, बस आपको वो पढ़ना है। इसके बावजूद ये तो रामबाण है, मुझे पता है, इसके बाद किसी को कहीं नहीं जाना है, बट नहीं हो पा रहा है या आप नहीं कर पा रहे क्योंकि वो माँ का श्लोक है ना, वो कर भी नहीं पाओगे आप। और 21 दिन 21 बार बहुत थोड़ा मेहनत, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम वैसी है। हाँ, तो मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा शायद आपने, बिल्कुल सुना है सर। आप चुपचाप वहां चले जाओ। सर मेहंदीपुर बालाजी नॉर्मल जो गया है हमारे, वो घूमने की जगह नहीं है। आप हर बालाजी, सालासर बालाजी चले जाओ, इधर चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी नॉर्मल आदमी नहीं जाते। पहली बात, जिन परिवारों में ऐसा कोई कष्ट आया होता है या जिसको ऊपर की बाधा कहते हैं, वो है, आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ। वहां से तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि रोते हुए वापस आया। सही कह रहे हो आप सर। भगवान बजरंग बली तो सबके दुख हरने वाले हैं। सब वही है। जो ये बाधा है, ये बेसिक के एनर्जीज का ही खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। जब आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट हो चुकी होती हैं, है ना, तो आपको जो दूसरी एनर्जी है वो ओवररूल कर जाती हैं। और आज मैं आप बात कर रहे हैं, बट यदि हम दूसरे लोगों की बात करें तो मेरा गार्डियन एंगल्स बैठे हैं, मेरे पितृ बैठे हैं, आपके पितृ बैठे हैं, हम दोनों की रक्षा चल रही है, हम दोनों की बातें सुनी जा रही हैं। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि कोई एनर्जी का लॉस हो गया, मेरे पितृ नाराज हो गए, तो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा यार इसको ऊपर ही बाधा हो गई, फिर लोग वो बगलामुखी माँ और ये सब की बात करते हैं। आप कभी दुर्गा सप्तशती पढ़िए, मैं यहाँ पे एंड करूंगा उनकी महिमा का बात करते हुए। दुर्गा सप्तशती के 2nd चैप्टर में माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ ये बताया गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि आपको पता है दानों को कैसे कैसे मारना है। तो एक पॉइंट है, एक बिंदु, जीव, इसमें शिव जी की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति, इंद्र की शक्ति, विष्णु की शक्ति, सूर्य की शक्ति, यमराज, सब कुछ, सारे देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र, अपने कुमंडल, सब कुछ एक बिंदु को दे दिया। उस बिंदु से माँ का प्रादुर्भाव हो गया। माने 33 कोटि देवी देवता जो आप कहते हैं वो माँ के अंदर सम्मिलित है। अच्छा। और लोग कहते हैं कि मैं माँ बगलामुखी को बुलाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, मेरे अंदर आती है। सर मैं बता रहा हूँ, यदि आ गई तो चिथड़े हो जाएंगे बॉडी के। यूट्यूब तो बाद में देखते रहेंगे हम लोग। चिथड़े क्या सर, आना तो बहुत दूर की, मतलब ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब दिस इज व्हाट इज हॉट सेलिंग केक। इसलिए कुछ लोग कमेंट करके जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज बुलशिट। हमने ही बना दिया इस एस्ट्रोलॉजी को बुलशिट। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है कि कब क्या कैसे, और यदि कोई जानकार है सब बता देगा आपको। बहुत अच्छी बात है सर। वैसे भी जो आपने बात बोली कि जिनके अंदर माँ आ जाती है, भाई इम्पॉसिबल है,
मतलब फट जाएगा सर शरीर, शरीर फट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आप हैंडल ही नहीं कर सकते वो एनर्जी। छोटी सी चीज है, पीने वाली बात है, अगर आप जैसे एक लिमिट से ज्यादा आजकल एनर्जी ड्रिंक्स बहुत, हाँ। 10 20 50 पी जाओ आप तभी मर जाओगे। वो तुम इतनी बड़ी शक्ति जो तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाए, इम्पॉसिबल है। हॉट सेलिंग केक्स हैं सब पर लोग बने हुए हैं, कोई वो लेके चक्कू लेके कुछ भी नाच रही है, कोई कुछ कर रही, मजाक चल रहा है, वो तो भगवान के नाम पे। खैर एनीवे सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया। बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट मैं आपसे ना एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब एज ए बिलीवर मैं ज्योतिष को अपनी जिंदगी में किस लेवल तक इनकॉर्पोरेट करूं? कहने का ये मतलब है, क्या मैं अपनी पूरी लाइफ में आने वाले हर चीज़ों को पहले ज्योतिषों से बात करूं कि भाई मैं कल क्या करूं, मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं, या मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, मेरे को शादी करनी है, मेरे को बच्चे को पढ़ना है, हर चीज़ में क्या मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूं? मतलब कितना इन्फ्लुएंस मैं ग्रैब करूं आपके हिसाब से? किसी भी चीज की अति खराब होती है। हाँ जी। पानी, यदि मैं पानी नदी में डूब जाता हूँ थोड़ी डेथ होने की संभावना है, तो हर चीज की अति खराब है। हाँ। करेक्ट। आपने जो कुछ कहा कि मैं कितना इन्वॉल्व करूँ, कबीर जी 95% ऑफ टाइम जो क्वेश्चन आप एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं वो गलत पूछ रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और एस्ट्रोलॉजर को भी अच्छा लगता है। आपने कहा कि मैं ये धंधा स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैन आई डू, कैन आई टेक दिस कलर कार, दैट कलर कार, दिस मॉडल, मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा, बिल्कुल। मेरी बिटिया की शादी होगी कि नहीं होगी, यही क्वेश्चन है ना? यही क्वेश्चन, बिल्कुल। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आपने पूछा कि मेरी बिटिया की शादी होगी कि नहीं होगी, मैंने रेमेडी दी थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि 6 महीने के बाद डाइवोर्स हो जाएगा। मैंने ये आपको ये नहीं बताया कि चाइल्ड नहीं होगा। मैंने ये नहीं बताया कि जिस जिस दिन वो दूसरे घर में कदम रखेगी वहां पे किसी की डेथ हो जाएगी। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन आपने जो क्वेश्चन पूछा वो गलत था, और मैं भी उसी गलत को ही आंसर कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ मैं उस चीज की बैड प्रैक्टिसेस को। द राइट क्वेश्चन इज कि मेरी बेटी के चार्ट में शादी के प्रोमिसेस हैं कि नहीं, माने शादी अच्छे से निभा पाएगी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, माँ बाप, सास ससुर, बच्चे, ये सब होंगे, माने एक खुशियां जो प्रॉमिस होती है वो कंप्लीट है कि नहीं है। आप आज मेरे पास आए कि शादी होगी कि नहीं, 8 महीने के बाद आ रहे हो कि डाइवोर्स हो रहा है, बचा लीजिए, फिर आ रहे हैं कि भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैं आपके साथ खेल रहा हूँ ना। यदि आप पहले दिन आते मैं बोल देता मत कराइए शादी, प्रॉब्लम है, चलता है, अभी ये दुख ले लीजिए, 8 महीने के बाद वो वाला दुख तो नहीं देखना पड़ेगा। सही बात। क्वेश्चन गलत है। तो हम ना सर क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से, और एस्ट्रोलॉजर को तो मजा आ रहा है आंसर देने में इन सारे क्वेश्चन। सही बात है। एस्ट्रोलॉजर्स का काम है कि यदि मेरे से गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पहले मैं क्वेश्चन को सही कर दूं। क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन सही करूंगा ना, आप वैसे ही नहीं आओगे मेरे पास कि साला गया किसके लिए, तो बताइए क्या रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं गया था करोड़पति बनूंगा कि नहीं, और ये कह रहे हैं कि नहीं तुम स्पिरिचुअलिटी में जाओ, ऑक्यूल्ट में जाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। अब वो सोच रहा है कि यार मेरे को करोड़पति बनना है, जॉब से मैं बन नहीं पा रहा, स्पिरिचुअलिटी ऑक्यूल्ट से कैसे बनूंगा। वो देख पा रहा है एस्ट्रोलॉजर कि भाई आपकी उसमें है ये विद्या कि आप स्पिरिचुअलिटी ऑक्यूल्ट में जाओ। तो स्पिरिचुअलिटी ऑक्यूल्ट का मतलब थोड़ा बाबा बनना है। हाँ, सही बात है। आप टेड टॉक्स में आइए, एक शो के आप लीजिए 5-5 लाख, कैसे नहीं बनेंगे करोड़पति। आपके अंदर वो कला है, पहचानिए उसको। तो सर थैंक यू। आई थिंक इस नोट के साथ हमें एपिसोड खत्म करना चाहिए। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हुआ है, पर मैं सिर्फ ये आपको ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं ऑलमोस्ट 50 से ऊपर एपिसोड कर चुका हूँ। जो ज्योतिष को समझना और जो तरीका आपने, जो चीज़ें आपने बताई है ना, वो अभी तक हमारे पॉडकास्ट पे किसी इंसान ने नहीं बताई। सो मैं आपको थैंक यू ही बोल सकता हूँ। थैंक यू, आप आए, आपने वक्त निकाला। और मैंने जैसे कहा कि मैं नहीं समझता कि मुझे कितने जन्म और मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट मैं ये मानता हूँ कि मेरे को ज्योतिष आज भी नहीं आती। हाँ सर, वो बिल्कुल सही बात है। मतलब इट्स काइंड ऑफ ये एक ऐसी विद्या है जिसको कोई पूरा कभी कर ही नहीं, अंत ही नहीं। इसी नोट के साथ सर थैंक यू। थैंक यू।